Hello everyone, this is Muhammad Sajid, teacher of English and a warm welcome to my YouTube channel English by Muhammad Sajid। तो दोस्तों आज हम SSC CGL प्री का दूसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो 5/8/2017 को इवनिंग की शिफ्ट में पूछा गया था। So let's start solving the questions. The very first question is now on your screen. My sister-in-laws who live in Kolkata have come to stay with us. यहाँ देखिए, यहाँ जो लिखा है माय सिस्टर इन लॉस, ये एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन उससे कहा जाता है जो नाउन दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलाकर बनता हो। जो नाउन दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलाकर फॉर्म होता हो, क्रिएट होता हो, उस नाउन को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। और हमें कंपाउंड नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो तो हमें फर्स्ट वर्ड के साथ में एस या ईएस जोड़ना होता है। तो हमें एस ईएस लगाना होगा सिस्टर के साथ में, ना कि लॉस के साथ में। तो हमें ये याद रखना होगा कि जब भी हमें किसी कंपाउंड नाउन को, कंपाउंड नाउन मींस ऐसा नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड्स मिलाकर बना हो, तो ऐसे नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हमें पहले वाले वर्ड के साथ में एस या ईएस जोड़ना होता है। तो हमें यहाँ सिस्टर के साथ में एस लगाना होगा, तभी ये प्लूरल बनेगा। Second question, these kind of clothes are rather expensive for me to buy. अब यहाँ जो लिखा है these के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, तो हमें यहाँ लिखना होगा these kinds। क्योंकि kind एक सिंगुलर नाउन है तो these के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है, तो हमें लिखना होगा these kinds of clothes are rather expensive for me to buy। These के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का यूज किया जाता है और this के बाद हमेशा THIS, this के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, The employee did not dash to the argument of the manager। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है proceed, तो proceed का मतलब होता है पूर्व में होना, जो पहले जो हो जाता है उसको proceed कहा जाता है। सेकंड लिखा है एक्सीड, एक्सीड का बढ़ा, एक्सीड मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को एक्सीड करना, बढ़ा देना, ठीक है। कंसीड का मतलब होता है हार मान लेना, और रिसीड का मतलब होता है, रिसीड का मतलब होता है धुंधला हो जाना, दूर हो जाना, जो दिखाई ना देना, ठीक है, डिसअपियर हो जाना, उसको रिसीड कहा जाता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सही होगा। The employee did not proceed, तो proceed तो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि proceed का मतलब होता है पूर्व में जो काम होता है उसको proceed कहा जाता है, ठीक है। हमें यहाँ लिखना होगा concede, concede का मतलब होता है हार मानना, तो the employee did not concede, एम्प्लॉय ने हार नहीं मानी थी to the argument of the manager, जो मैनेजर से जो बहस जो हुई थी उस बहस में एम्प्लॉय ने हार नहीं मानी थी। तो कंसीड का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंसीड। फोर्थ, ही वॉज स्वर्न डैश एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। देखिए स्वर्ण के बाद हमेशा इन का यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि बी स्वर्ण इन का मतलब होता है शपथ लेना। बी स्वर्ण इन, बी मतलब इज एम आर वॉज वर, जो भी बी फॉर्म वाली वर्ब्स होती हैं उनको बी कहा जाता है। तो बी स्वर्ण इन का मतलब होता है शपथ लेना, तो यहां ऑप्शन ए सही आंसर होगा, इन, बी स्वर्ण इन। ही वॉज स्वर्ण इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, उसने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, तो यहां ऑप्शन ए सही होगा, बी, ही वॉज स्वर्ण इन। Find the word similar in meaning to the word given। अब हमें यहाँ सिनोनिम्स ढूंढने हैं कि किस वर्ड का क्या सिनोनिम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैटेंकेरस, कैंटेंकेरस, कैंटेंकेरस का मतलब होता है झगड़ालू, जो झगड़ा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिया है ह्यूमरस, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यपूर्ण। ऑप्शन बी में लिखा है क्वारलसम, क्वारलसम का मतलब होता है झगड़ालू, जो झगड़ा करता है, तो इसका सही आंसर होगा क्वारलसम।
ऑप्शन सी में लिखा है रिमोर्सफुल। रिमोर्सफुल का मतलब होता है पछतावा से भरा हुआ, ठीक है, जो जिसको पछतावा बहुत ज्यादा हो, जो पछतावे से भरा हुआ होता है उसको कहा जाता है रिमोर्सफुल। एंड डलनेस, डलनेस का मतलब होता है लेजी, जो सुस्त जो रहता है, डलनेस मतलब सुस्त। तो कैटेंकेरस का मतलब होता है झगड़ालू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्वेरलसम, जिसका मतलब झगड़ालू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कॉनजर। कॉनजर का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो किसी काम में विशेषज्ञ हो उसको कॉनजर कहा जाता है, चाहे वो खाने के काम में हो या किसी दूसरे काम में हो। ऑप्शन ए में लिखा है डेसिसिव। डेसिसिव का मतलब होता है निर्णायक, प्रोड्यूसिंग अ डेफिनेट रिजल्ट, निर्णायक। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य, जो गंवार जो होते हैं उनको अनसिविलाइज्ड कहा जाता है। डायसर्निंग जज का मतलब होता है ऑप्शन सी डायसर्निंग जज। डायसर्निंग का मतलब होता है ज्ञानी, जिसको ज्यादा ज्ञान हो, समझदार, विशेषज्ञ। एंड ऑप्शन डी नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड मतलब संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है जिसकी सोच लिमिटेड हो, जो ज्यादा ना सोचता हो, जिसकी सोच बहुत कम हो, उसको नैरो माइंडेड कहा जाता है, संकीर्ण कहा जाता है। तो कॉनजर का मतलब है विशेषज्ञ। विशेषज्ञ वही होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, समझदार होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि डायसर्निंग का मतलब होता है ज्ञानी, समझदार। जो विशेषज्ञ जो लोग होते हैं वो समझदार ज्ञानी होते हैं। तो कॉनजर का सही आंसर होगा ऑप्शन सी डायसर्निंग जज। सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन। क्वेश्चन नंबर 7, नोगेटरी। नोगेटरी का अर्थ होता है बेकार, महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, बेकार हो। और इसके विपरीत अर्थ रखने वाला शब्द होता है प्रोडक्टिव। इसका जो विपरीत जो अर्थ रखने वाला शब्द है वो है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जो चीज बेकार ना हो, जिसको यूज में लाया जा सके, जिसका कोई महत्व हो। बाकी जो ऑप्शन दिए हैं जैसे फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, बेकार। तो बेकार तो इसका सिनोनिम हो सकता है, नोगेटरी का सिनोनिम फ्यूटाइल हो सकता है, क्योंकि दोनों का एक जैसा मीनिंग है, बेकार, जिसका कोई महत्व ना हो, महत्वहीन। ठीक है। ऑप्शन सी में लिखा है अनरियल। अनरियल का मतलब होता है इमेजिनरी, जो वास्तविक में ना हो, अनरियल। ठीक है, जो कल्पना में जो चीज हो उसको अनरियल कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन ए में लिखा है डेल्यूसिव। डेल्यूसिव का मतलब होता है भ्रमाने वाला, जिसको भ्रम जो ज्यादा होता है, जिसको ज्यादा भ्रम होता है उसको डेल्यूसिव कहा जाता है। जिसको ज्यादा भ्रम होता है उसको डेल्यूसिव कहा जाता है, भ्रमाने वाला, जिसको मिसलीडिंग भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है जिस चीज का महत्व हो उसको प्रोडक्टिव कहा जाता है, और नोगेटरी का मतलब होता है जिस चीज का महत्व ना हो। क्वेश्चन नंबर 8, नेव। नेव का मतलब होता है भोला भाला, और इसके विपरीत अर्थ रखने वाला आंसर है आर्टफुल, क्योंकि नेव का मतलब होता है भोला भाला और आर्टफुल का मतलब होता है चालाक, धूर्त, जो चालाक हो। तो नेव तो सीधा साधे व्यक्ति को कहा जाता है, और जो चालाक हो उसको आर्टफुल कहा जाता है। बाकी जो ऑप्शन है जैसे कैंडिड है, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर। ऑप्शन सी में लिखा है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है आसानी से विश्वास कर लेने वाला, आसानी से विश्वास कर लेने वाला, भोला भाला। ठीक है। ऑप्शन डी में लिखा है सिंसियर। सिंसियर का मतलब होता है सच्चा। ठीक है, जो मतलब ईमानदार हो, सिंसियर हो अपने काम में, उसको सिंसियर कहा जाता है, सच्चा हो। तो इसका सही आंसर होगा आर्टफुल। चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग सिमिलर टू द इडियम फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 9, मीली माउथेड। मीली माउथेड का मतलब होता है सीधा साधा, स्पष्ट रूप से किसी बात को कहने से डरने वाला। स्पष्ट रूप से किसी बात को कहने से डरने वाला, यानी कि सीधा साधा कोई व्यक्ति, उसको कहा जाता है मीली माउथेड।
तो पहला ऑप्शन जो है इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड का मतलब होता है क्रोधी, जिसको क्रोध ज्यादा होता हो, जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो, इल टेम्पर्ड। ऑप्शन बी में लिखा है सॉफ्ट स्पोकन। तो सॉफ्ट स्पोकन तो वो है जिसकी भाषा बहुत मीठी हो, जो मीठा बोलता हो, उसको सॉफ्ट स्पोकन कहा जाता है। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ, उत्साहपूर्ण, जीलस। ऑप्शन डी डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड का मतलब होता है दुखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सॉफ्ट स्पोकन। सॉफ्ट स्पोकन का मतलब जो सीधा साधा हो, जिसकी मीठी वाणी हो, जो स्पष्ट बात को कहने से डरता हो, उसको कहा जाता है सॉफ्ट स्पोकन। क्वेश्चन नंबर 10, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है जो अनियमित रूप से होता हो, जो इरेगुलर होता हो, ठीक है, जिसका कोई रेगुलरिटी ना हो, इरेगुलर चीज होती हो, उसको बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स कहा जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन है, ओकेशनली, टोटली, फाइनली, इरेगुलरली। ओकेशनली का मतलब होता है कभी कभी, टोटली मीन्स पूरी तरह से, कंप्लीटली, फाइनली मीन्स एट लास्ट, लास्ट में। तो इसका सही आंसर है ओकेशनली, सॉरी इरेगुलरली। इरेगुलरली मतलब होता है जो नियम से ना हो, अनियमित हो, उसको कहा जाता है इरेगुलरली। तो ये बाय फिट्स एंड बाय स्टार्ट्स मतलब होता है इरेगुलरली, जो चीज नियम से ना हो। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब यहां सेंटेंस का जो पार्ट ब्रैकेट में है उसको हमें इंप्रूव करना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। कभी आपने सुना हो नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो ये जो कंजंक्शन जो होता है, जिसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो जैसे ऐसे यूज किया जाता है जैसे नॉट ओनली का यूज किया गया है किसी वर्ब से पहले, हेल्प्ड जो वर्ब है इससे पहले नॉट ओनली का यूज किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बट ऑल्सो का भी हमेशा, बट ऑल्सो का भी यूज वर्ब के बाद ही किया जाना चाहिए। लेकिन यहां आप देख रहे हैं कि बट ऑल्सो के बाद विद लिखा हुआ है, तो हम यहां विद को तो नहीं हटा सकते। तो बट ऑल्सो में तो हम इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, हमें इंप्रूव करना है उस पार्ट को जो ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो नॉट ओनली को हमें इंप्रूव करना है। तो फिर क्या करें, बट ऑल्सो लिखा है एक प्रपोजिशन से पहले, एक प्रपोजिशन से पहले बट ऑल्सो लिखा है, तो हमें नॉट ओनली को भी किसी प्रपोजिशन से पहले लिखना होगा। तो फिर नॉट ओनली को हमें लिखना होगा प्रपोजिशन बाय से पहले। तो हमें ऐसे लिखना होगा आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हिम लिंक्स। नॉट ओनली की प्लेस बाय से पहले होना चाहिए, क्योंकि यहां बट ऑल्सो की प्लेस प्रपोजिशन विद से पहले है, तो नॉट ओनली की भी प्लेस प्रपोजिशन बाय से पहले होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए में लिखा है हेल्प्ड नॉट ओनली टू हर बाय, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी में लिखा है हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसी में दिया है नॉट ओनली का यूज बाय प्रपोजिशन से पहले दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, वी हैज फिनिश्ड आवर लंच हाफ एन आवर अगो। अब यहां देखिए, यहां लिखा है कि हम अपना 1 घंटे पहले ही लंच पूरा फिनिश कर चुके हैं। तो 1 घंटा हो चुका है, तो अब ये बात पास्ट में चली गई है। जब एगो का यूज किया जाता है किसी टाइम को दिखाने के लिए, जब अगो का यूज किया जाता है, तब उस सेंटेंस में हमेशा पास्ट टेंस लिखा जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो सिंपल पास्ट टेंस के लिए हमें फिनिश्ड का यूज करना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। जिस सेंटेंस में एगो का यूज किसी टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है, उस सेंटेंस की वर्ब पास्ट फॉर्म में होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा फिनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 13, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग
irreverently about sacred things. ऑप्शन ए एथिस्ट, एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जिसको गॉड पे भरोसा ना हो उसको एथिस्ट कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर की निंदा करे उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। ऑप्शन बी में लिखा है बेलिकस, बेलिकस का मतलब होता है जो लड़ाई करता हो, जो झगड़ा करता हो, लड़ाकू हो, झगड़ालू हो, उसको बेलिकस कहा जाता है। डिफेक्शन का मतलब होता है कर्तव्य से भागना, अपने कर्तव्य से भागना, उसको डिफेक्शन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब होता है जो ईश्वर की निंदा करता हो, ईश्वर को बुरा भला कहता हो, उसको ब्लास्फेमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु वॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो अपने बारे में बहुत कुछ कहता हो मन ही मन में। ऑप्शन ए एगोइस्ट, ऑप्शन बी इलाइट, ऑप्शन सी एमेटिक, ऑप्शन डी एगोटिस्ट। एगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, सेल्फ सेंटर्ड, एगोइस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, ठीक है। एलाइट का मतलब होता है कुलीन, सुपीरियर, जो सुपीरियर क्लास का होता है, कुलीन जो होता है उसको एलाइट कहा जाता है। और एमेटिक का मतलब होता है वमनकारी, दैट कॉजेस नोजिया और वोमिटिंग। तो इसका सही आंसर होगा एगोटिस्ट, सॉरी ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा बोलता हो, अपने आप से बहुत ज्यादा बोलता हो, अपने आप को ही कोसता हो, उसको ईगोटिस्ट कहा जाता है, जिसको हिंदी में अहमवादी कहा जाता है। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्क। अब हमें यह देखना है कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी है। तो ऑप्शन ए में लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है एंटरप्रेन्योर, तो इसकी स्पेलिंग होती है ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर, जिसका मतलब होता है व्यवसायी। तो इसकी स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग सही है। सेकंड ऑप्शन में लिखा है रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक, परिश्रमिक, रेमुनरेशन का मतलब होता है परिश्रमिक। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में लिखा है अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब होता है नौसिखिया, जो नया नया व्यक्ति हो किसी काम में उसको नौसिखिया कहा जाता है, अप्रेंटिस। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी में लिखा है सोवरिजिनिटी, सोवरिजिनिटी, जिसका मतलब होता है प्रभुता। तो इसकी स्पेलिंग होती है SOVEREIGNTY। अब यहां जो लिखा है RGENITY, इस आई का यहां यूज नहीं होता है, इस आई को हमें हटाना होगा, तब इसकी स्पेलिंग सही होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में जो वर्ड लिखा है इसकी स्पेलिंग में गलती है। गलती यह है कि उसमें आई लिखा है और आई उस वर्ड में आता नहीं है, एन के बाद आई नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति। रेस्प्लेंडेंस, रेस्प्लेंडेंस का मतलब होता है चमक, शानदार। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन का मतलब होता है व्यवस्था। और परसिवेरेंस, परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, डिटर्मिनेशन। तो परसिवेरेंस की इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। परसिवेरेंस की स्पेलिंग होती है PERSEVERANCE। यहां जो ई लिखी है आर के बाद, इस ई की जगह ए को लिखना होगा, तभी ये सही होगा। तो परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता, फर्मनेस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। परसिवेरेंस की स्पेलिंग गलत लिखी है यहां, बाकी इन तीनों की स्पेलिंग सही लिखी है। क्वेश्चन नंबर 18, एजुकेशन इज, पी में लिखा है ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, क्यू में लिखा है द फर्स्ट नीड, आर में लिखा है इन अ सिटीजन, एस में लिखा है फॉर द डेवलपमेंट।
तो यहां देखिए हमें पहले ऑप्शन को देखना होगा कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ए जो ऑप्शन है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, बी है क्यू से, डी एस से और सी क्यू से। इसका मतलब यह है कि आर से इसकी स्टार्टिंग नहीं होनी है। तो आर तो इसमें आर से स्टार्टिंग तो नहीं होनी है, हमें इस बात का क्लियरेंस हो गया कि आर से इस सेंटेंस की स्टार्टिंग, इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग नहीं होनी है। तो देखिए पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या हो सकता है। देखिए एजुकेशन इज, अब यहां इज के बाद हमें देखिए इज के बाद हमें कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देना होगा, कोई नाउन देना होगा। तो नाउन के लिए पी में दिया है ऑफ, तो ऑफ नाउन नहीं है, ऑफ तो एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन तो नहीं आ सकता। ऑप्शन एस में भी फॉर लिखा है, तो फॉर भी एक प्रपोजिशन है, तो फॉर भी नहीं आ सकता। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन क्यू में जो लिखा है द फर्स्ट नीड, तो द फर्स्ट नीड एक ये पूरा नाउन है, नीड एक नाउन है, तो यहां हमें नाउन की नीड मिल गई। तो एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, इसका मतलब क्यू से स्टार्टिंग है, क्यू से स्टार्टिंग होने वाले ऑप्शन सी और ऑप्शन बी है। अब हमें यह पता लग गया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी इसका आंसर नहीं हो सकते, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में से कोई एक आंसर है। अब हमें यह देखना होगा क्यू के बाद कौन सा सेंटेंस आ सकता है। एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट, या फिर ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर यहां ऑप्शन में लिखा है, दोनों ऑप्शन में क्यू के बाद एस लिखा हुआ है, तो हमें यहां एस से भी क्लियर नहीं होगा कि कौन सा आंसर होगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन में, सी ऑप्शन में और बी ऑप्शन में क्यू के बाद एस ही लिखा है। तो हमें यह तो पता लग गया कि एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड, फिर इसके बाद एस आएगा, फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बाद जो एस है, एस के बाद या तो आर आएगा या फिर पी आएगा। अब हमें देखना होगा कि कौन सा आएगा। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सिटीजन। अब देखिए अगर हम यहां आर को रखते हैं, फॉर द डेवलपमेंट इन अ सिटीजन ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये गलत होगा। अगर हमने आर को रखा तो ये गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, पी में जो लिखा है ना रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज कहां होनी चाहिए, तो ये बता रहा है कि सिटी में, जो सिटीजन जो लोग होते हैं उनकी जिम्मेदारी होना चाहिए, सिटी वाले लोगों की। तो इसका मतलब यह है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिटीजन से है। रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सिटीजन से है। इसका मतलब है कि पी के बाद आर आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्यू एस पी आर, एजुकेशन इज द फर्स्ट नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉपर सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन अ सिटीजन। ठीक। चेंज द वॉइस इनटू पैसिव। ऑल द प्लेयर्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब हमें इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल यहां पर एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो ये पैसिव में क्या हो जाएगा, ये फुटबॉल सब्जेक्ट बन जाएगा, फुटबॉल ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए तो गलत है, ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि यहां सब्जेक्ट ऑल द प्लेयर्स है, जबकि ऑल द प्लेयर्स यहां सब्जेक्ट नहीं होगा पैसिव में। तो देखिए ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया कि फुटबॉल के लिए वर्ब आर का यूज किया है इन्होंने, तो फुटबॉल के लिए आर तो नहीं आ सकता, फुटबॉल के लिए इज आएगा, तो ऑप्शन बी इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन सी में लिखा है फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय ऑल द प्लेयर्स, और ऑप्शन डी में लिखा फुटबॉल इज प्लेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। सॉरी यहाँ स्टूडेंट्स लिख गया गलती से, यहाँ भी प्लेयर्स ही होना था। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ प्लेयर्स होता फिर भी ये गलत होता, ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि जो एक्टिव में जो लिखा है वो एक कंटिन्यूअस टेंस लिखा है, प्लेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो पैसिव में भी इसकी आईएनजी फॉर्म ही लिखी जाएगी बी के साथ में। तो ये देखिए यहाँ जो
मेन वर्ब जो होती है ना, किसी भी सेंटेंस की जो मेन वर्ब होती है उसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसकी मेन वर्ब है प्लेइंग, तो प्लेइंग को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो बी की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी? आईएनजी फॉर्म, क्योंकि ये खुद आईएनजी फॉर्म में लिखी है, ये आईएनजी फॉर्म में है, इसलिए हमको इसको बी की फॉर्म में भी आईएनजी फॉर्म में लिखना होगा। तो बी की आईएनजी फॉर्म ये लिखी है बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिखा है प्लेड, बीइंग प्लेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय ऑल द प्लेयर्स। सभी प्लेयर्स के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा है। चेंज द डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द मैन सेड टू हिज फ्रेंड, नोबडीज वाइफ इज एज ब्यूटीफुल एज माइन। एक आदमी है जो अपने फ्रेंड से कह रहा है कि कोई भी वाइफ ऐसी नहीं है जो मेरी वाइफ से ज्यादा खूबसूरत हो, जो मेरी वाइफ जैसी खूबसूरत हो। तो यहां देखिए इस सेंटेंस की जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेड टू है, तो सेड टू की क्या हो जाती है? टोल्ड। तो ऑप्शन ए गलत है। क्यों वो ऑप्शन ए इसलिए गलत है? क्योंकि टोल्ड के बाद में टू नहीं आता। टोल्ड एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, ये तो यहाँ टू दिया हुआ है तो टू नहीं आता टोल्ड के बाद। ऑप्शन बी, द मैन सेड टू हिज वाइफ। अब यहाँ सेड टू लिखा है तो सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो ये इसलिए गलत हो गया कि यहाँ सेड टू का सेड टू ही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी, द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट नोबडीज वाइफ इज एज ब्यूटीफुल एज हिज। अब यहाँ ये तो सही लिखा है टोल्ड, लेकिन आगे गलती ये है कि जब किसी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यहाँ सेंटेंस जो लिखा है डायरेक्ट का, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है सेड। तो सेड एक पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो आने वाला जो सेंटेंस होगा वो इनडायरेक्ट में पास्ट में ही लिखा जाएगा। जैसे यहाँ जो इज लिखा हुआ है इसको हमें पास्ट फॉर्म में करना होगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड लिखी है ये पास्ट फॉर्म में है, तो आगे वाली भी वर्ब पास्ट फॉर्म में ही लिखनी होगी। तो यहाँ इसलिए ये गलत है ऑप्शन सी की यहाँ इज का यूज किया गया है, जबकि इसकी रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड पास्ट फॉर्म की है। तो जब टोल्ड पास्ट फॉर्म की है तो इसके आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट में ही होगा। तो ऑप्शन डी में लिखा है द मैन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट नोबडीज वाइफ वाज एज ब्यूटीफुल एज हिज। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ टोल्ड का यूज है, ये भी सही है। कंजंक्शन दैट का यूज किया गया है, वो भी सही है। आगे जो वर्ब लिखी है वो पास्ट में है, वो भी सही है, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड है वो पास्ट में है, तो आने वाले सेंटेंस की वर्ब भी पास्ट में है, इसलिए ये सही है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इसी तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे। एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं हम उनको एक एक से सॉल्व करते रहेंगे। तो देखते रहिएगा इसी तरह से हमारे वीडियोस। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा।